उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। रुख करते हैं खबरों की ओर। यूपी का प्रोजेक्ट गंगा गांव में लाएगा डिजिटल क्रांति, हर घर पहुंचेगा हाई स्पीड इंटरनेट। उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट गंगा को लाइव करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शुरू की गई इस योजना का मकसद गांव और शहरों के बीच डिजिटल दूरी को खत्म करना है। इस प्रोजेक्ट के तहत ग्रामीण इलाकों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड, मुफ्त पब्लिक वाईफाई, IPTV और OTT सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। साथ ही गाँव की सुरक्षा के लिए CCTV और साइबर सिक्योरिटी जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी। सरकार का दावा है कि ये योजना सिर्फ इंटरनेट तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार और ट्रेनिंग के नए अवसर भी खोलेगी। युवाओं को फ्रीलांसिंग, रिमोट वर्क और ऑनलाइन वोकेशनल ट्रेनिंग से जोड़ा जाएगा। डिजिटल लाइब्रेरी के जरिए गांव के छात्र भी वैश्विक स्तर की पढ़ाई और जानकारी हासिल कर सकेंगे। जुलाई 2025 से शुरू हुई इस परियोजना की लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब इसे जमीन पर उतारने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। सरकार का मानना है कि कनेक्टेड गांव, समृद्ध यूपी का सपना अब जल्द हकीकत बनने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप यूपी के किस गांव, शहर या जिला से देख रहे हैं ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। यूपी में प्री प्राइमरी शिक्षा को नई उड़ान, चहक और कलांकुर से मजबूत होगी बच्चों की नींव। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब प्री प्राइमरी शिक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों और बाल वाटिकाओं में 3 से 6 साल के बच्चों के लिए खेल और गतिविधि आधारित आधुनिक शिक्षण सामग्री बांटी जा रही है। चहक, कदम, कलांकुर और बिग बुक जैसी नई शिक्षण सामग्री के जरिए बच्चों को शुरुआती उम्र से ही रचनात्मक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की तैयारी है। सरकार का ये कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन को जमीन पर उतारने की कोशिश माना जा रहा है। अब आंगनबाड़ी केंद्र सिर्फ पोषण तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि बच्चों के मानसिक, भाषाई और सामाजिक विकास के आधुनिक केंद्र बनेंगे। विशेषज्ञों के मुताबिक 3 से 6 साल की उम्र सीखने की सबसे अहम अवस्था होती है, इसलिए इन सामग्रियों के जरिए बच्चों की भाषा, सोच और रचनात्मकता को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही किताब वितरण ऐप के जरिए पूरे अभियान की डिजिटल मॉनिटरिंग भी की जाएगी, ताकि हर बाल वाटिका तक सामग्री समय पर पहुंचे। सरकार का मानना है कि ये पहल ग्रामीण और गरीब परिवारों के बच्चों को भी बेहतर और आधुनिक शिक्षा का समान अवसर देगी। लखनऊ यूनिवर्सिटी ने जारी किया 15 कोर्सों का एग्जाम शेड्यूल, जून में होंगी परीक्षाएं। लखनऊ विश्वविद्यालय ने BCA, MCA, B.Pharm, M.Tech और कई अन्य पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है। यूनिवर्सिटी ने कुल 15 कोर्सों की डेटशीट घोषित की है, जिसे छात्र विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। जारी शेड्यूल के अनुसार ज्यादातर परीक्षाएं जून महीने में आयोजित होंगी। MCA, BCA, B.Pharm और D.Pharm की परीक्षाएं 11 जून से शुरू होकर अलग अलग तारीखों तक चलेंगी। वहीं MA संस्कृत, MA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, MSc जियोलॉजी और मास्टर ऑफ सोशल वर्क जैसे कोर्सों की परीक्षाएं भी जून में निर्धारित की गई हैं। इसके अलावा MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, होम साइंस, क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स और ओरिएंटल डिप्लोमा जैसे कोर्सों की परीक्षा तिथियां भी तय कर दी गई। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों से अपील की है कि वो समय रहते अपनी डेट शीट डाउनलोड कर तैयारी शुरू कर दे, ताकि परीक्षा के दौरान किसी तरह की परेशानी ना हो। यूपी में गमला चोरी का नया ट्रेंड, महंगी कारों से आकर लोग चुरा रहे 50 रुपए के पौधे। उत्तर प्रदेश में इन दिनों चोरी का एक अजीब मामला चर्चा में है, जिस पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हैरानी जताई है। लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान CM योगी ने कहा कि लोग लाखों की महंगी कारों से आते हैं और 45 से 50 रुपए के गमले अपनी गाड़ियों की डिग्गी में भरकर ले जाते हैं। उन्होंने कहा कि अब हर जगह CCTV कैमरे लगे हैं और इन घटनाओं की रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। मुख्यमंत्री ने कटाक्ष करते हुए कहा कि जितना खर्च लोग गाड़ी के पेट्रोल डीजल में कर रहे हैं, उतने में कई नए गमले खरीदे जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर लोग गमले खरीद लेते तो उनका सम्मान भी बना रहता और शहर की सुंदरता भी बढ़ती। ये मामला लखनऊ के राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल से गमले चोरी होने के बाद सामने आया, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। CM योगी ने कहा कि सरकार जनता के पैसे से शहर को सुंदर और हरा भरा बनाने का काम कर रही है, लेकिन कुछ लोग छोटी लालच में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने लोगों से शहर की सुंदरता और सार्वजनिक सुविधाओं की रक्षा करने की अपील भी की है। बिजली विवाद पर अखिलेश का पलटवार, बोले जनता अगले चुनाव में भाजपा को धो पटक कर सुखा देगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बिजली व्यवस्था को लेकर दिए बयान पर तीखा पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि अगले चुनाव में जनता भाजपा को अच्छे से धो पटक कर हमेशा के लिए सुखा देगी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि शुक्र है मुख्यमंत्री ने बिजली संकट के पीछे किसी बाहरी साजिश का आरोप नहीं लगाया। अखिलेश यादव ने बिजली मंत्री की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठकों में
बिजली मंत्री शामिल होते हैं या उन्हें बुलाया ही नहीं जाता है। साथ ही उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि अगर दोनों साथ काम कर रहे हैं तो जनता को उनकी एक तस्वीर दिखा दी जाए, क्योंकि लोगों ने उन्हें कभी साथ देखा ही नहीं है। सपा प्रमुख ने आगे कहा कि भाजपा सरकार में बिजली सब स्टेशनों पर पीएससी तैनात करनी पड़ रही है और खुद भाजपा के विधायक सांसद अपनी सरकार के खिलाफ शिकायतें लिख रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि जनता बिजली संकट और सरकार की कार्यशैली से नाराज है और इसका असर आने वाले चुनाव में दिखाई देगा। यूपी में मत्स्य पालन को बढ़ावा, गोरखपुर और मुरादाबाद में बनेंगी अत्याधुनिक फिश मंडी। उत्तर प्रदेश सरकार ने मत्स्य पालन और उससे जुड़े कारोबार को बढ़ावा देने के लिए बड़ी योजना शुरू की है। इसके तहत गोरखपुर और मुरादाबाद में अत्याधुनिक होलसेल फिश मंडी बनाई जाएगी। साथ ही गोरखपुर में एकीकृत एक्वा पार्क और मत्स्य प्रसंस्करण केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य मछली कारोबार को आधुनिक सुविधाओं से जोड़कर किसानों और व्यापारियों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत मुरादाबाद में करीब 5 एकड़ और गोरखपुर में 27 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। यहाँ कोल्ड स्टोरेज, आइस प्लांट, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग, डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन ट्रेडिंग जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके अलावा एक्वा पार्क में जलीय पर्यटन, संग्रहालय और आधुनिक मत्स्य पालन तकनीकों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। सरकार ने फिश मंडी, एक्वा पार्क और प्रोसेसिंग यूनिट के लिए करोड़ों रुपए का बजट तय किया है और इसे पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इससे मत्स्य पालकों को बेहतर कीमत मिलेगी, बिचौलियों की भूमिका कम होगी और युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। 15 साल बाद यूपी एसडीएमए को मिलेगा अपना भवन, अगले सप्ताह सीएम योगी करेंगे उद्घाटन। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एसडीएमए को करीब 15 साल बाद अपना नया और अत्याधुनिक भवन मिलने जा रहा है। लखनऊ के गोमती नगर विस्तार में बने इस भवन का लोकार्पण अगले सप्ताह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। करीब 66 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये भवन जनवरी 2026 में बनकर तैयार हो चुका था और अब इसके उद्घाटन की तैयारी अंतिम चरण में है। राज्य सरकार ने साल 2011 में एसडीएमए का गठन किया था, लेकिन अब तक इसका अपना भवन नहीं था और कार्यालय पिकअप भवन से संचालित हो रहा था। नए भवन में आधुनिक राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र बनाया गया है जो 24 घंटे काम करेगा और किसी भी आपदा की स्थिति में तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा यहाँ राहत आयुक्त कार्यालय का स्टाफ भी बैठेगा। भवन में आपदा प्रबंधन से जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे, जहाँ संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की टीम नागरिक सुरक्षा पीएसी जवानों और आपदा मित्रों को ट्रेनिंग देगी। सरकार का मानना है कि इस नए केंद्र से प्रदेश की आपदा प्रबंधन व्यवस्था और ज्यादा मजबूत और आधुनिक बनेगी। लखनऊ नगर निगम में बड़ा हाउस टैक्स घोटाला, 1 लाख से ज्यादा भवनों का टैक्स सिर्फ 500 रुपए। लखनऊ नगर निगम में हाउस टैक्स को लेकर बड़ा मामला सामने आया है, जहां से पता चला है कि शहर की करीब 1,07,000 संपत्तियों पर सालाना हाउस टैक्स सिर्फ 500 रुपए या उससे कम तय किया गया है। इस खुलासे के बाद नगर निगम की कार्यशैली और अधिकारियों की भूमिका पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कई भवनों का सही मूल्यांकन नहीं किया गया और निर्देश मिलने के बावजूद अधिकारियों ने मामले को दबाए रखा। जोनल अधिकारियों, कर अधीक्षकों और राजस्व निरीक्षकों की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। अब ये जांच शुरू हो गई है कि इन संपत्तियों का आखिरी बार टैक्स निर्धारण कब हुआ था और उसके बाद दोबारा मूल्यांकन क्यों नहीं किया गया। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने मामले को गंभीर वित्तीय अनियमितता बताते हुए जांच के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि नगर निगम में करीब 7,60,000 भवन दर्ज है, जबकि जीआईएस सर्वे में ये संख्या और ज्यादा पाई गई है। ऐसे में इतनी बड़ी स्तर पर कम टैक्स वसूली से नगर निगम को भारी राजस्व नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। बकरीद पर 28 मई को बंद रहेगा लखनऊ पीजीआई, नई मरीजों का नहीं होगा पंजीकरण। लखनऊ के संजय गांधी पीजीआई ने बकरीद यानी ईद उल अजहा के मौके पर 28 मई को सार्वजनिक अवकाश का घोषित किया है। संस्थान प्रशासन के अनुसार इस दिन ओपीडी में नए मरीजों का पंजीकरण नहीं किया जाएगा, जिससे मरीजों और तीमारदारों के बीच चल रही छुट्टी को लेकर कंफ्यूजन अब साफ हो गया है। हालांकि जिन पुराने मरीजों को पहले से डॉक्टर से परामर्श की तारीख दी गई है, उनका इलाज और जाँच निर्धारित समय पर जारी रहेगी। इसके अलावा फैकल्टी भर्ती के लिए तय इंटरव्यू भी अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित किए जाएंगे। पीजीआई प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि 27 मई को अस्पताल पूरी तरह सामान्य रूप से खुला रहेगा और सभी नियमित सेवाएं जारी रहेंगी। ऐसे में नए मरीजों को सलाह दी गई है कि वो 28 मई की जगह दूसरे दिन अस्पताल पहुंचे, ताकि किसी तरह की असुविधा से बचा जा सके। यूपी के आयुर्वेद छात्रों को बड़ी राहत, 5 नए सरकारी कॉलेजों में शुरू होंगे पीजी कोर्स। उत्तर प्रदेश के आयुर्वेद छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। प्रदेश सरकार 5 नए राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेजों में जल्द ही पीजी यानी परास्नातक कोर्स शुरू करने की तैयारी कर रही है। आयुर्वेद निदेशालय ने शासन को प्रस्ताव भेजा है, जिसमें हर कॉलेज में 20-20 सीटें शुरू करने की बात कही गई है। माना जा रहा है कि इस प्रस्ताव को जल्द मंजूरी मिल सकती है। फिलहाल प्रदेश की 8 सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेजों में से सिर्फ लखनऊ, वाराणसी और पीलीभीत में ही पीजी
पीजी कोर्स की सुविधा उपलब्ध है, जबकि हर साल करीब 570 छात्र बीएमएस की पढ़ाई पूरी करते हैं और आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ता है। अब झांसी, बांदा, हंडिया, प्रयागराज, बरेली और मुजफ्फरनगर के कॉलेजों में पीजी कोर्स शुरू होने से छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार का मानना है कि इससे आयुर्वेदिक चिकित्सा में रिसर्च और विशेषज्ञता को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेहतर आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना के बाद लोगों का आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा पर भरोसा बढ़ा है, इसलिए आयुर्वेद शिक्षा को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। कानपुर सेंट्रल से बढ़ेंगी ट्रेनें, रेलवे तैयार कर रहा विस्तार और मेंटेनेंस का बड़ा प्लान। उत्तर मध्य रेलवे कानपुर सेंट्रल स्टेशन को लेकर एक बड़ा विस्तार प्लान तैयार कर रहा है। इसके तहत यहां से चलने वाली ट्रेनों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ वॉशिंग और मेंटेनेंस सुविधाओं को भी मजबूत किया जाएगा, ताकि बढ़ते ट्रैफिक को आसानी से संभाला जा सके। रेलवे अधिकारियों के अनुसार पिछले 10 से 15 वर्षों में कानपुर सेंट्रल से ट्रेनों की संख्या लगभग दुगनी होकर करीब 300 तक पहुंच गई है, जबकि पहले ये संख्या करीब 150 थी। अब भविष्य में और अधिक ट्रेनों के संचालन की संभावना को देखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है। इसी को लेकर उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह ने कानपुर का दौरा किया और जीएमसी यार्ड का निरीक्षण कर विस्तार की संभावनाएं देखी हैं। योजना के तहत ट्रेनों की मरम्मत, सफाई और संचालन व्यवस्था को आधुनिक और अधिक क्षमता वाला बनाया जाएगा। रेलवे का मानना है कि इससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और बढ़ते ट्रैफिक को सुचारू रूप से संभाला जा सकेगा। मेरठ में सीएनजी की कीमत फिर बढ़ी, एक हफ्ते में दूसरी बार झटका, 79 रुपए प्रति किलो हुई दर। मेरठ में वाहन चालकों के ऊपर फिर महंगाई का झटका लगा, क्योंकि सीएनजी की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी कर दी गई। ऊर्जा संकट के चलते एक हफ्ते के अंदर ये दूसरी बढ़ोतरी है, जिससे अब सीएनजी की कीमत बढ़कर 89 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। इससे पहले भी हाल ही में 70 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी और अब 1 रुपए की अतिरिक्त वृद्धि लागू कर दी गई है। हालांकि घरेलू और कमर्शियल पीएनजी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लगातार बढ़ती कीमतों के कारण अब सीएनजी और पेट्रोल डीजल के बीच का अंतर भी कम होता जा रहा है, जिससे सीएनजी वाहन मालिकों की जेब पर असर पड़ रहा है। मेरठ में गैस आपूर्ति गेल गैस लिमिटेड द्वारा की जाती है, जबकि आसपास के कई शहरों में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड आपूर्ति करती है। भीषण गर्मी के चलते मेरठ के स्कूलों में 2 दिन की छुट्टी, डीएम ने जारी किया आदेश। मेरठ में बढ़ती भीषण गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिला अधिकारी डॉक्टर वीके सिंह ने जिले के सभी स्कूलों में 27 और 28 मई को अवकाश घोषित कर दिया है। ये आदेश प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 10वीं तक के सभी बोर्ड के स्कूलों पर लागू होगा। जिला विद्यालय निरीक्षक के अनुसार छात्रों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। लगातार बढ़ते तापमान के कारण बच्चों को स्कूल आने जाने में परेशानी हो रही थी, इसलिए प्रशासन ने 2 दिन की छुट्टी बढ़ाने का फैसला किया है। सभी स्कूल प्रबंधन को आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा एक अलग मामले में बीएड के एक छात्र ने एनरोलमेंट नंबर न मिलने की शिकायत की है, जिस पर उसने विश्वविद्यालय प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। कुल मिलाकर गर्मी के कारण छात्रों को राहत दी गई, जबकि शैक्षिक प्रशासनिक मुद्दों पर अलग से कार्रवाई की जा रही है। गंगा एक्सप्रेसवे पर 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहे वाहन, जल्द मोबाइल पर भेजे जाएंगे ओवर स्पीड चालान। गंगा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार का खतरा बढ़ता जा रहा है। मेरठ से बदायूं तक बनी इस एक्सप्रेसवे पर कई वाहन 150 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की गति से दौड़ते पाए जा रहे हैं, जिससे सड़क हादसों की संख्या बढ़ गई है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 1 सप्ताह में इस रूट पर 11 बड़े हादसे दर्ज किए गए हैं और कई वाहन जंगली जानवरों से टकराने की घटनाएं भी सामने आई हैं। अत्याधुनिक ऑटोमेटिक ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यानी एटीएमएस कैमरों की मदद से रोजाना 90 से 100 ओवर स्पीड वाहन चिन्हित किए जा रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक एक्सप्रेसवे पर लगे कैमरे और स्पीड मीटर सीधे भारत सरकार के वाहन पोर्टल से जुड़े हैं, जिससे जल्द ही ऐसे सभी वाहन मालिकों को मोबाइल पर चालान के मैसेज भेजे जाएंगे। फिलहाल तकनीकी कनेक्टिविटी पूरी होते ही ओवर स्पीडिंग पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। प्रशासन ने लोगों से निर्धारित गति सीमा का पालन करने की अपील की है, ताकि हादसों को रोका जा सके। ताजमहल में पर्यटकों का भजन कीर्तन वीडियो वायरल होने पर एएसआई ने मांगी रिपोर्ट। आगरा स्थित ताजमहल में पर्यटकों द्वारा भजन कीर्तन करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वीडियो में चमेली फर्श क्षेत्र पर कुछ पर्यटक बैठे नजर आ रहे हैं, जिनमें एक व्यक्ति गेरुआ वस्त्र पहने हुए दिखता है और अन्य लोग उसके साथ कीर्तन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान कुछ गाइड पर्यटकों को ताजमहल के बारे में जानकारी भी देते नजर
नजर आते हैं। ताजमहल एक संरक्षित स्मारक है और यहाँ धार्मिक गतिविधियों की अनुमति केवल कुछ विशेष अवसरों जैसे शुक्रवार और ईद पर ही होती है। ऐसे में इस तरह की गतिविधि नियमों के उल्लंघन के दायरे में मानी जा रही है। मामले के बाद एएसआई ने सीआईएसएफ से रिपोर्ट मांगी है और ये भी जांच की जा रही है कि वायरल वीडियो हाल का है या पुराना है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। प्रयागराज में हर वार्ड में बनेंगे योग पार्क, सेहत की पाठशाला शुरू करने की तैयारी। प्रयागराज नगर निगम शहर में स्वास्थ्य और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रहा है। इसके तहत हर वार्ड में योग पार्क बनाए जाएंगे जहां लोगों के लिए सेहत की पाठशाला चलाई जाएगी। इन पार्कों में बुजुर्गों, युवाओं और महिलाओं सहित सभी वर्गों के लिए नियमित योग सत्र आयोजित किए जाएंगे। नगर निगम की योजना है कि इन पार्कों में प्रशिक्षित योग ट्रेनर तैनात किए जाएं जो सुबह और शाम योग सिखाएंगे। साथ ही कुछ पार्कों में एलईडी स्क्रीन के जरिए योग क्लास भी चलाई जाएगी ताकि लोग आसानी से अभ्यास कर सकें। पार्कों में बैठने की व्यवस्था, लाइटिंग, म्यूजिक सिस्टम और हरियाली के लिए पौधारोपण जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। इस योजना के लिए केंद्र और राज्य सरकार से बजट मिल रहे हैं। नगर निगम का लक्ष्य है कि जल्द ही सभी जोनों में योग पार्क विकसित कर लोगों को स्वस्थ जीवन शैली की ओर प्रेरित किया जाए। रेलवे का नया मेगा प्लान, अब हवा से बनेगा पीने का पानी, स्टेशनों पर खत्म होगी पानी की किल्लत। भारतीय रेलवे अब स्टेशनों पर पानी की कमी दूर करने के लिए एक नई और आधुनिक तकनीक लागू करने जा रहा है। इसके तहत एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर यानी एडब्ल्यूजी मशीनें लगाई जाएंगी जो हवा में मौजूद नमी से सीधे पीने का पानी तैयार करेंगे। रेल मंत्रालय के निर्देश के अनुसार ये मशीनें रेलवे स्टेशनों, अस्पतालों और स्टाफ कॉलोनियों में लगाई जाएंगी। एक मशीन रोजाना लगभग 1000 लीटर तक शुद्ध पेयजल तैयार कर सकती है। ये पूरी प्रक्रिया पर्यावरण के अनुकूल होगी क्योंकि इसमें जमीन से पानी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तकनीक का ट्रायल पहले सिकंदराबाद और मुंबई में सफल रहा है, जिसके बाद अब इसे उत्तर मध्य रेलवे के कई स्टेशनों जैसे शंकरगढ़, चुनार और चोपन में लगाने की योजना है। मशीन हवा को फिल्टर कर नमी को पानी में बदलती है और उसे शुद्ध करके पीने योग्य बनाती है। रेलवे का मानना है कि इस पहल से यात्रियों को हर समय साफ पानी उपलब्ध रहेगा और दूर दराज के स्टेशनों पर भी पानी की समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी। लव मैरिज पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, बालिग को अपनी पसंद से शादी का अधिकार। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रेम विवाह करने वाले बालिग जोड़ों को बड़ी राहत देते हुए साफ किया है कि कानून के अनुसार बालिग युवक युवती अपनी मर्जी से किसी से भी शादी कर सकते हैं और पति पत्नी की तरह साथ रह सकते हैं। मामला शिवानी और दीपक का है, जिन्होंने 11 अप्रैल 2026 को प्रयागराज के आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। लड़की के पिता ने इस विवाह का विरोध करते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी और आरोप लगाया था कि उसकी बेटी को बहलाकर शादी की गई है। इसके बाद दंपति ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर एफआईआर रद्द करने और सुरक्षा की मांग की थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने लड़की से बातचीत भी की, जिसमें उसने अपनी उम्र 19 साल बताते हुए पति के साथ रहने की इच्छा जताई। कोर्ट ने एफआईआर रद्द करते हुए पुलिस और एसएसपी को आदेश दिया है कि दंपति को सुरक्षा दी जाए और उनके निजी जीवन में किसी भी तरह का हस्तक्षेप न हो। अमरोहा में खाद्य शिकायत के लिए कंट्रोल रूम शुरू, किसानों को मिली राहत। अमरोहा में किसानों की खाद्य से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए कृषि विभाग ने कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया और शिकायत दर्ज कराने के लिए कई मोबाइल नंबर भी जारी किए गए हैं। जिला कृषि अधिकारी मनोज तोमर ने बताया कि जिले में यूरिया, डीएपी और एनपीके समेत पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है, इसलिए किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद यदि किसी किसान को खाद नहीं मिलती है या कोई समस्या आती है तो वो सीधे कंट्रोल रूम या जारी किए गए नंबरों पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकता है। अधिकारियों ने यह भी अपील किया है कि किसान अपनी फसल और जमीन के अनुसार संतुलित मात्रा में ही खाद का उपयोग करें, क्योंकि जरूरत से ज्यादा यूरिया का प्रयोग मिट्टी की उर्वरकता को नुकसान पहुंचा सकता है और फसलों में रोग बढ़ा सकता है। शिकायतों के लिए अलग अलग बिक्री केंद्रों और कर्मचारियों के मोबाइल नंबर जारी किए गए हैं ताकि किसानों की समस्या का त्वरित समाधान किया जा सके। ईद को लेकर साहिबाबाद में पुलिस की बैठक, शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील। साहिबाबाद के शालीमार गार्डन स्थित स्वामी विवेकानंद पार्क में ईद के मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने स्थानीय लोगों के साथ बैठक की है। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि त्योहार के दौरान पूरी तरह शांति और सौहार्द बनाए रखा जाए और किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचा जाए। पुलिस ने साफ निर्देश दिए है कि कोई भी व्यक्ति खुले में कुर्बानी ना करे और अवशेषों को सड़क या नालियों में ना फेंके, ताकि क्षेत्र का माहौल खराब ना हो। बैठक में मौजूद लोगों ने भी अपने सुझाव रखे और प्रशासन के साथ सहयोग का भरोसा दिया है। साथ ही सभी से आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की गई है। इस मौके पर स्थानीय जनप्रतिनिधि और थाना प्रभारी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।
महाराजगंज में पंकज चौधरी का कार्यकर्ताओं से संवाद, भाजपा को बताया राष्ट्र निर्माण का अभियान। महाराजगंज में आयोजित 2 दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण शिविर के दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कार्यकर्ताओं से संवाद किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का अभियान है, जिसमें कार्यकर्ताओं की मेहनत, सेवा भावना और समर्पण सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाएं और संगठन को और मजबूत करें। आगामी चुनाव को देखते हुए उन्होंने सभी से पूरी निष्ठा और सक्रियता के साथ काम करने की अपील की है। कार्यक्रम में संगठनात्मक चर्चा, रात्रि विश्राम और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का भी आयोजन हुआ, जिससे कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा। सुबह के सत्र में योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन शैली और अनुशासन का संदेश भी दिया गया। बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। गोरखपुर में 4000 करोड़ का बायोफ्यूल और विमान ईंधन प्लांट, सीएम करेंगे शिलान्यास। गोरखपुर के गीडा क्षेत्र में श्रेयस ग्रुप ऑफ कंपनीज करीब 4000 करोड़ रुपए के निवेश से एक बड़ा एकीकृत बायोफ्यूल और ब्यूरी कॉम्प्लेक्स स्थापित करने जा रहा है। इस परियोजना में विमानन ईंधन, एथेनॉल, मॉल्ट और बियर का उत्पादन किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द इसका शिलान्यास कर सकते हैं। इस प्लांट में प्रतिदिन लगभग 750 किलोलीटर एथेनॉल और एविएशन फ्यूल का उत्पादन होगा। साथ ही 20 लाख पेटी वार्षिक क्षमता वाली ब्रूअरी और 35 मेगावाट का पावर प्लांट भी लगाया जाएगा। इसे पूरी तरह एकीकृत औद्योगिक मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। इस परियोजना से करीब 4000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। साथ ही कृषि आधारित कच्चे माल की मांग बढ़ने से किसानों को भी लाभ होगा। ये निवेश पूर्वांचल की औद्योगिक तस्वीर बदलने और गोरखपुर को ऊर्जा और ईंधन उत्पादन के नए केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। 2027 चुनाव की तैयारी में बसपा हर सीट पर जिताऊ उम्मीदवार की तलाश तेज। बहुजन समाज पार्टी ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और हर सीट पर मजबूत और जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश शुरू कर दी है। पार्टी का फोकस ऐसे चेहरों पर है जिनके स्थानीय स्तर पर मजबूत पकड़ हो और जो विभिन्न जातीय और सामाजिक वर्गों में स्वीकार्य हो। गोरखपुर सहित पूरे प्रदेश में बसपा संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने में जुटी है। पार्टी पदाधिकारी लगातार क्षेत्रीय फीडबैक जुटा रहे हैं और संभावित दावेदारों की स्क्रीनिंग की जा रही है। टिकट चयन में जाति समीकरण, जनसंपर्क, संगठन से जुड़ाव और जमीनी सक्रियता जैसी मानकों को अहम माना जाएगा। हाल ही में लखनऊ में हुई बैठक में बसपा प्रमुख मायावती ने संगठन को अभी से चुनावी रणनीति पर काम करने और बूथ स्तर तक सक्रिय रहने के निर्देश दिए थे। इसके बाद मंडल और जिला स्तर पर बैठकों में तेजी आई है। पार्टी इस बार पुराने कार्यकर्ताओं के साथ साथ नए और युवा चेहरों को भी मौका देने की रणनीति पर काम कर रही है, ताकि मजबूत उम्मीदवारों के जरिए चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया जा सके। गोरखपुर में सीएनजी फिर महंगे, महीने में तीसरी बार बढ़े दाम, 97.50% किलो पहुंचा रेट। गोरखपुर में सीएनजी के दाम एक बार फिर बढ़ा दिए गए हैं और इस महीने ये तीसरी बढ़ोतरी है। नई कीमत के बाद सीएनजी अब 97.50 प्रति किलोग्राम हो गया, जो पहले 96.50 थी। लगातार बढ़ रही कीमतों के चलते ये दर अब 100 रुपए के करीब पहुंच गई है, जिससे आम उपभोक्ताओं पर महंगाई का दबाव और बढ़ गया है। इस बढ़ोतरी का सीधा असर ऑटो, टेम्पो और कैब चालकों पर पड़ रहा है, जिनकी लागत बढ़ने से मुनाफा घट रहा है। चालकों का कहना है कि अब उनके पास किराया बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। ऐसे में आने वाले दिनों में ऑटो और स्कूल वैन के किराए बढ़ने की आशंका है, जिसका असर रोजाना सफर करने वाले यात्रियों और अभिभावकों की जेब पर पड़ेगा। नोएडा में एचवीपी टीकाकरण अभियान धीमा, 21,000 किशोरियों में अब तक केवल 95 को लगा टीका। नोएडा में किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए चलाया जा रहा एचवीपी टीकाकरण अभियान गंभीर रूप से धीमा पड़ गया है। गौतम बुद्ध नगर स्वास्थ्य विभाग को 21,193 किशोरियों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य मिला था, लेकिन 2 महीने से अधिक समय बीतने के बावजूद अब तक केवल लगभग 95 किशोरियों को ही टीका लगाया जा सका है। अभियान की शुरुआत फरवरी 2026 में 14 से 15 वर्ष की आयु वर्ग के किशोरियों के लिए की गई थी। जिला अस्पताल और सीएससी स्तर पर शिविर लगाए गए, लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिली। स्कूलों में जागरूकता अभियान के बावजूद कई संस्थानों ने सहयोग नहीं किया और अभिभावकों की लिखित सहमति न मिलने से भी बड़ी बाधा है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि सोशल मीडिया पर फैली गलत जानकारी और जागरूकता की कमी के कारण लोग हिचक रहे हैं। अधिकारी लगातार अभियान तेज करने की बात कह रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर प्रगति बेहद धीमी है। यूपीएसएससी भर्ती 2026 12वीं पास युवाओं के लिए 170 पदों पर सरकारी नौकरी का मौका। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विधान भवन के तहत कुल 170 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। इसमें 120 पद विधान भवन रक्षक और 50 पद अग्नि रक्षक के शामिल है। खास बात यह कि 12वीं पास उम्मीदवार भी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 9 जून 2026 से शुरू होगी और 29 जून 2026 तक चलेगी, जबकि फॉर्म में सुधार की अंतिम तिथि 6 जुलाई 2026 तक तय
की गई है। इस भर्ती में चयन पीईटी 2025 स्कोर के आधार पर किया जाएगा, यानी अभ्यर्थियों को प्रारंभिक चयन पीईटी स्कोर के शॉर्ट लिस्टिंग के जरिए होगा। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास होना और वैध यूपीएससी पीईटी 2025 स्कोर कार्ड होना जरूरी है। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष तय की गई है, जिसमें आरक्षित वर्गों को छूट मिलेगी। आवेदन शुल्क सभी वर्गों के लिए मात्र 25 रुपए रखा गया है। चयनित उम्मीदवार को केवल लेवल 3 पे स्केल के तहत 21,700 से 59,100 रुपए तक सैलरी और अन्य सरकारी भत्ते मिलेंगे। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। बीएचयू डालमिया हॉस्टल में खाने में छिपकली मिलने से हंगामा, छात्रों ने किया प्रदर्शन। बीएचयू के डालमिया हॉस्टल में बुधवार को मेस में परोसे गए खाने में मरी हुई छिपकली मिलने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि छात्रों को चिकन करी परोसी जा रही थी, तभी उसमें छिपकली दिखी, जिसके बाद छात्रों में भारी आक्रोश फैल गया। कई छात्र खाना खा भी चुके थे, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ने की बात सामने आई और कुछ को इलाज भी दिया गया। घटना के बाद छात्रों ने मेस में जमकर हंगामा किया और लापरवाही के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। सूचना मिलते ही विश्वविद्यालय प्रशासन, प्रोक्टोरियल बोर्ड और वार्डन मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभालने की कोशिश की। बढ़ते विवाद के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और सुरक्षा व्यवस्था संभाली। प्रशासन ने मेस को तत्काल बंद कर जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वार्डन ने जांच में कहा है कि दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी और छात्रों की स्वास्थ्य संबंधी समस्या पर तुरंत मदद की जाएगी। फिलहाल मामले की जांच जारी। विश्वविद्यालय प्रशासन पूरी घटना की निगरानी कर रहा है। हिमांगी सखी ने कॉकरोच जनता पार्टी का किया समर्थन, कुमार विश्वास पर साधा निशाना। वृंदावन में किन्नर अखाड़े की प्रमुख हिमांगी सखी ने सोशल मीडिया पर चर्चा में आई कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन करते हुए इसे देश के युवाओं की आवाज बताया है। उन्होंने कहा है कि ये पार्टी समाज में मौजूद गंदगी और समस्याओं को उजागर करने का प्रतीक है और इसे सकारात्मक नजर से देखा जाना चाहिए। हिमांगी सखी ने दावा किया है कि कॉकरोच को दबाने या खत्म करने की कोशिशें सफल नहीं होंगी, बल्कि इससे उसकी आवाज और बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि ये युवाओं की भावनाओं को दर्शाता है कि इसे गंभीरता से समझने की जरूरत है। इस दौरान उन्होंने राष्ट्र कवि कुमार विश्वास के एक बयान पर भी पलटवार किया और कहा कि वो राम कथा और कृष्ण कथा करते हैं, लेकिन उन्हें ये समझाना चाहिए कि प्रकृति का हर जीव, यहाँ तक कि कॉकरोच भी पर्यावरण और व्यवस्था की सच्चाई दिखाता है। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई और मामला चर्चा में बना हुआ है। महिला विरोधी सफाई होर्डिंग पर यूपी में सियासी बवाल, सपा कार्यकर्ताओं ने फाड़कर किया विरोध प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के उन्नाव और कानपुर देहात में महिला विरोधी सफाई लिखी होर्डिंग को लेकर बड़ा सियासी विवाद खड़ा हो गया है। इन होर्डिंग्स में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ लिखा गया था कि बेटियों की चीखे, गुंडों का शोर, सपा राज में यही दौर था, जिससे सपा कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश फैल गया। उन्नाव के लखनऊ बाईपास, बड़ा चौराहा और अन्य कई स्थानों पर लगी होर्डिंग्स को सपा कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए फाड़ दिया और कुछ जगहों पर प्रदर्शन भी किया। कानपुर देहात के अकबरपुर में भी ऐसी ही होर्डिंग हटाकर नष्ट कर दी गई। सपा नेताओं का कहना है कि ये पूर्व मुख्यमंत्री का अपमान है और राजनीतिक दुर्भावना के तहत इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं। वहीं कार्यकर्ताओं ने मामले की जांच की मांग की। फिलहाल ये साफ नहीं हो सका है कि ये होर्डिंग किसने लगवाई थी। घटना के बाद इलाके में राजनीतिक तनाव और बहस तेज हो गई है।